गुजरात और हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई है और गुजरात की 182 और हिमाचल की 68 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में चुनाव की प्रक्रिया और चुनाव की तैयारियां पार्टी की तरफ से शुरू हो गई हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रबंधन और समन्वय से संबंधित केंद्रीय टीम की आज बैठक हुई थी, जिसमें कि इन राज्यों में चुनाव के प्रबंधन, समन्वय, अभियान से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। इस बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन श्री रामलाल जी, गुजरात के प्रभारी श्री बलबीर पुंज जी, श्री हमारे चुनाव सेल के संयोजक श्री रामाकृष्णा जी, श्री ओम प्रकाश कोहली जी, श्रीकांत जी, JVL नरसिम्हा जी और सभी जो हमारे समन्वय और प्रबंधन से जुड़ी हुई टीम के प्रमुख लोग थे, वो सभी लोग शामिल थे। इन दोनों राज्यों में अलग अलग जो मुख्यालय है, उसमें चुनाव प्रबंधन और समन्वय से संबंधित कंट्रोल रूम रहेगा और केंद्रीय कार्यालय में भी एक कंट्रोल रूम का बनाया जाएगा, जिससे जो कि 24 घंटे इन राज्यों में चल रहे कंट्रोल रूम से, चुनाव कंट्रोल रूम से समन्वय में रहेगा। श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गुजरात के लगभग सभी क्षेत्रों में जनसंपर्क अभियान, रैलियों और सभाओं के माध्यम से विभिन्न कार्यक्रमों का एक चरण पूरा हो चुका है। चुनाव के दौरान पार्टी की ओर से सभी क्षेत्रों में श्री नरेंद्र मोदी जी विभिन्न चुनाव सभाओं, कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों के बीच जा रहे हैं। इसी प्रकार से हिमाचल प्रदेश में भी लगभग सभी क्षेत्रों में श्री प्रेम कुमार धूमल जी के नेतृत्व में पार्टी ने जनसंपर्क और लोगों तक संदेश पहुंचाने का कार्यक्रम पूरा कर लिया है और चुनाव के दौरान भी विभिन्न कार्यक्रमों, सभाओं, रैलियों के माध्यम से पार्टी विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम करेगी। गुजरात में लगभग पौने 4 करोड़ मतदाता हैं और हिमाचल प्रदेश में लगभग 45 लाख मतदाता हैं। गुजरात में जो 44,496 पोलिंग स्टेशंस में सभी पोलिंग स्टेशंस और उससे जुड़े हुए बूथों पर पार्टी के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण और नियुक्ति का काम भी पूरा हो चुका है। इसी प्रकार से हिमाचल प्रदेश में 7,252 पोलिंग स्टेशनों और उससे जुड़े हुए बूथों पर बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं की नियुक्ति और प्रशिक्षण के काम को पूरा कर दिया गया है। इन दोनों राज्यों के चुनाव के प्रचार और अभियान में शामिल होने के लिए पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता इन राज्यों में अलग अलग दिनों में होने वाले कार्यक्रमों में शामिल होंगे। श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी जी, श्रीमती सुषमा स्वराज जी,
डॉक्टर अरुण जेटली जी, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी, एम वेंकैया नायडू जी, श्री राजनाथ सिंह जी और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव अभियान में और उनके कार्यक्रमों में हिस्सेदारी करेंगे। इन दोनों राज्यों में सुशासन और विकास एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और इन मुद्दों पर हम चुनाव के मैदान में हैं। कांग्रेस पार्टी नकारात्मक राजनीति और अपने कुशासन की आदर्श केंद्र सरकार को सामने रखकर के लोगों से वोट मांग रही है। गुजरात ने विकास की जो अपनी यात्रा तय की है वो विपरीत परिस्थितियों में तय की है। ऐसे माहौल में जब केंद्र सरकार सौतेला व्यवहार कर रही थी, ऐसे माहौल में जब केंद्र सरकार विकास के कामों में हर दिन रोड़े अटकाने का काम कर रही थी और कहीं ना कहीं सौतेला व्यवहार और राजनीतिक पूर्वाग्रह से जन सरोकार और गुजरात के विकास में बाधा पहुंचाने की षड्यंत्रकारी मानसिकता के साथ काम करती रही। इसी प्रकार से हिमाचल प्रदेश में भी केंद्र सरकार ने हर समय विकास और हिमाचल प्रदेश के लोगों के जन सरोकार को पूरा करने का जो हिमाचल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम करती रही, उसमें समय समय पर केंद्र सरकार द्वारा रोड़ा अटकाने का काम किया गया। इन विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी गुजरात और हिमाचल प्रदेश दोनों सरकारों ने विकास, सुशासन के क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित किया और लोगों में यह विश्वास दिलाया कि भारतीय जनता पार्टी की गुजरात और हिमाचल प्रदेश की सरकार लोगों के सरोकार के प्रति, विकास के प्रति, सम्मान के प्रति संवेदनशील भी है, ईमानदार भी है और ईमानदारी से काम भी कर रही है। कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से चुनावों में और चुनावों के दौरान झूठे वायदे और विपक्षी सरकारों को पर एक ऐसे आरोप और प्रत्यारोप का काम करती है जो हमेशा उसके लिए डिफीट का कारण, उसके लिए हार का कारण बनता है। इन चुनावों से पहले ही कांग्रेस ने अपनी डर्टी डींग कहते हैं ना, डींगबाजी, तो डर्टी डींग शुरू कर दी है और ये डर्टी डींग कांग्रेस की डिफीट का कारण बनेगी। क्योंकि अगर आप देखें, श्रीमती सोनिया गांधी जी वहां गई, उन्होंने बड़े बड़े बातें करी। उन्होंने कहा कि ये सरकार बिल्कुल गुजरात की विकास नहीं कर पा रही है। हमारी केंद्र की सरकार को आप देखिए, वो आदर्श सरकार है। हमारी केंद्र की सरकार जो है वो एक मॉडल गवर्नमेंट है। अगर केंद्र की सरकार, श्रीमती सोनिया गांधी जी की सरकार इस देश के लिए मॉडल सरकार है और गुजरात की सरकार नाकारा सरकार है, तो निश्चित तौर से देश की जनता खुद फैसला करेगी कि ऐसी मॉडल सरकार, जो सरकार की घोटालों की गुरु घंटाल हो, ऐसी मॉडल सरकार जिसके शासनकाल में चौतरफा महंगाई बढ़ी हो, बेरोजगारी बढ़ी हो, देश का सम्मान पूरी दुनिया में कम हुआ हो, ऐसी मॉडल सरकार को वो गुजरात में आदर्श सरकार के रूप में पेश कर रहे हैं। आज इन चुनावों में मुद्दा भ्रष्टाचार और घोटालों का भी है, क्योंकि इन दोनों राज्यों में सीधे कांग्रेस पार्टी चुनाव के मैदान में है और कांग्रेस पार्टी को ये उन राज्य के मतदाताओं को और देश को भी ये जवाब देना होगा कि उनके 8.5 साल के शासनकाल में
इन्होंने गुजरात और हिमाचल प्रदेश के लिए 5 ऐसे कौन से काम किए हैं जो गुजरात और हिमाचल प्रदेश की विकास गाथा को आगे बढ़ाने में मददगार साबित हुआ हो। उन्होंने गुजरात के विकास की यात्रा को रोकने के लिए कई स्पीड ब्रेकर जरूर बनाए, हिमाचल प्रदेश की विकास की यात्रा को रोकने के लिए स्पीड ब्रेकर जरूर बनाए, लेकिन इन राज्यों के विकास के लिए किसी तरह का कोई योगदान केंद्र की सरकार ने नहीं दिया है। आज देश के सामने कई तरह के सपने दिखाए जा रहे हैं। ये सरकार बल्कि सपनों की सौदागर सरकार है, और ऐसी सपनों की सौदागर जो बीमार है, जो लोगों के बीच में विश्वसनीयता अपनी खो चुकी है। संसद का विश्वास इससे उठ चुका है, सड़क का विश्वास इससे उठ चुका है, और इनके साथियों का विश्वास भी इस सरकार से उठ चुका है। ऐसी सरकार कभी एफडीआई का झुंझुना दिखा करके लोगों को बताती है कि अगर एफडीआई में हम सफल हो गए तो देश से गरीबी मिट जाएगी, बेरोजगारी मिट जाएगी, महंगाई मिट जाएगी। इसी तरह का सपना इन्होंने न्यूक्लियर डील के समय में भी देश को दिखाने की कोशिश की थी। आज 2.5 वर्ष से ज्यादा हो गए। उन्होंने कहा था 1 वर्ष में इसका असर दिखने लगेगा, देश में बिजली की जो समस्या है उसका समाधान हो जाएगा, लेकिन असर तो दूर, उसकी परछाई भी नहीं दिख रही है अभी। और आज ऐसी सरकार है जो मरणशैया पर है, जो पूरी तरह से आखिरी सांसें ले रही है। वो सरकार जाते जाते अपने किन आकाओं से कमिटमेंट अब पूरा करने की कोशिश कर रही है, ये देश जानना चाहता है। क्योंकि जिस सरकार के पास संसद में बहुमत नहीं है, जिस सरकार के प्रति उनके साथियों का विश्वास नहीं है, वो सरकार हर दिन नई घोषणाएं कर रही है, नए वायदे कर रही है, और हर घोषणा और हर वायदा देश के खेत खलिहानों में नहीं पहुंच रहा है, उसका तार जो है वो विदेशों तक जा रहा है। देश की जमीन में उसका असर नहीं दिख रहा है, बल्कि विदेशी हवा में उसका असर ज्यादा दिखाई पड़ रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में इस सरकार ने बिल्कुल जीरो काम किया। हाईवे का इतने दिनों से ये सरकार है, अभी तक हम सब ने नहीं सुना कि नेशनल हाईवेज जो एनडीए के समय में, अटल जी के समय में उसकी एक पूरे देश में योजना बनी थी, जो अधूरे पड़े हैं वो और अधूरे हो चुके हैं। जीरो प्रोग्रेस है, ठप पड़े हुए हैं। रेलवे के क्षेत्र में किसी तरह का कोई डेवलपमेंटल एक्टिविटी नहीं चल रही है। पोर्ट, पावर, भूमि अधिग्रहण जैसे कानून, पर्यावरण, लेबर रिफॉर्म, ये सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो देश के अंदर करने हैं, विदेश नहीं जाना है इसके लिए। उसके लिए किसी अमेरिकन या किसी विदेशी बाजार या कंपनी को नहीं बुलाना है, ये इस सरकार को करना है। जो सरकार बिल्कुल इस क्षेत्र में काम नहीं कर रही, वो कह रही है हम विदेशी बाजार और विदेशी कंपनियों को देश में बुलाएंगे तभी सब कुछ होगा। जब देश में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, अगर गुजरात में इन पिछले कुछ महीनों में, कुछ वर्षों में बड़े तादाद में 20,80,000 करोड़ का विदेशी निवेश आता है, तो उसके पीछे गुजरात का विश्वसनीय नेतृत्व, सकारात्मक राजनीतिक दिशा और सुशासन का प्रमुख संदेश है। वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर का जो स्ट्रांग ढांचा है वो है। यहां पर एक कमजोर सरकार, ढुलमुल नीति और भ्रष्टाचार और घोटालों से डूबा हुआ उनका कुशासन, और वो बात करते हैं कि हम देश में बदलाव एफडीआई रिटेल के माध्यम से लेकर आएंगे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहता है कि भारत भ्रष्टाचार में
उन 49 देशों में 45वें स्थान पर है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कहती है कि भारत गरीबी में 83 स्थान पर है, और कुछ एक दो देश है जो भारत से जरा आगे हैं, वो भी जो अंडर डेवलप्ड अफ्रीकन कंट्रीज हैं उसके हैं। ये वो जिन इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज के आधार पर ये सरकार फैसले करती है, ये उन रेटिंग एजेंसीज और उन एजेंसीज के का आकलन है। इस सरकार ने भ्रष्टाचार के संबंध में, इस सरकार ने गरीबी के संबंध में, इस सरकार ने जो घोटाले हुए, 2G स्पेक्ट्रम होता है, कॉमनवेल्थ गेम होता है, कोल होता है, उस लूट के बारे में 100% छूट, और कहते हैं कि साहब हम FDI के माध्यम से देश को जो है वो सपने बेचेंगे। हम FDI के खिलाफ नहीं है, रिटेल में FDI के खिलाफ स्पष्ट रूप से हमने कहा है। हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के खिलाफ नहीं है, हम फॉरेन डायरेक्ट इंटरफेरेंस के खिलाफ है। हर क्षेत्र में समाज के अगर विदेशी बाजार माफियाओं का इंटरफेरेंस होगा तो निश्चित तौर से ये देश है जिसने कि वर्षों गुलामी का दर्द झेला है, और देश के लोगों में विदेशी बाजार और विदेशी व्यापारियों के भारत के बाजार में प्रवेश को लेकर चिंताएं और शंकाएं स्वाभाविक है। और ऐसी सरकार के समय में जो सरकार की देश के हितों के प्रति बेईमान रही हो और विदेशी हितों के प्रति ईमानदार रही हो, ऐसी सरकार के रहते तो निश्चित तौर से इस तरह का डर और शंकाएं लोगों में स्वाभाविक है। एक बार जब कल कैबिनेट ने बैठक की थी तो उस समय दिन भर 2 दिन से सेंसेक्स बहुत उछल कूद रहा था, डॉलर जो है वो कंगाल हो रहा था, रुपया माला माल हो रहा था, रुपया कंगाल हो रहा था, डॉलर माला माल हो रहा था। ये सरकार का जादू टोना है, क्या होता है पता नहीं। लेकिन जब बैठक हुई तो उससे 2 दिनों से आ रहा है कि विश्व के बाजार में क्रूड ऑयल के दाम घट गए। हमें यह अपेक्षा थी कि कम से कम इतनी तो समझ, राजनीतिक समझ इस सरकार को होनी चाहिए कि जब दुनिया के विदेशी ताकतों के हितों पे ये निर्णय करने वाली है सरकार, तो देश का भी कोई ना कोई, देश के हितों पर भी कुछ चर्चा करेगी। अगर दुनिया के बाजार में क्रूड ऑयल के दाम लगातार घटे, डॉलर कमजोर हुआ और रुपया मजबूत हुआ, तो सबसे पहला इस कैबिनेट को फैसला करना चाहिए था कि पेट्रोल, डीजल और LPG के दाम घटाने चाहिए। उस पर कोई निर्णय नहीं किया, बल्कि श्रीमती सोनिया गांधी जी दानवीर बन गई। उन्होंने कहा जी हमने अपने स्टेट्स को कह दिया है कि दान में 3-4 सिलेंडर और दे देना। आपको जब एनडीए का शासन था तो आपको 200 रुपए पर सिलेंडर का रेट पे जो दाम था सिलेंडर्स का, आपने 900 पे लाके खड़ा कर दिया और आपने कहा जी हम दान दे देंगे, आप 4 आप खरीद लो, 4 हम दे देंगे। दानवीर हो रहे हैं। ये फिर से एक बार देश को कोटे परमिट राज के रास्ते पर ले जाने का इस सरकार का षड्यंत्र है। ये सरकार महंगाई माफियाओं से, बाजार माफियाओं के चंगुल में है, उनकी हितैषी है, और इसलिए इस तरह के एक के बाद एक फैसले कर रही है। गुजरात में गुजरात के मुख्यमंत्री ने कहा कि आप ये दानवीर मत बनिए, आप इतना दान हमारे गुजरात के लिए कर दीजिए कि हमने 7 लाख परिवारों को पाइपलाइन लाइन गैस का कनेक्शन दिया है, 20 लाख परिवारों को और देना है, वो पेंडिंग है, आपने परमिशन नहीं दी। आप 3-3, 4-4 अपने स्टेट के
स्टेट, जहां आपकी स्टेट है, वो कहते हैं हम दानवीर हैं, हम 4 सिलेंडर और दे देंगे आपको। पहले तो आपने छीन लिया और फिर कहा कि हम दे देंगे। और गुजरात जो कि आपसे इतने दिनों से कह रहा है, जिसने कि 7 लाख परिवारों को गैस पाइपलाइन मुहैया कराई, वो 20 लाख परिवारों को और देना चाहते हैं, उसके आगे की और योजना है, आपने उस पर रोक लगा दी। ये आपका है राजनीतिक सोच और आपकी राजनीतिक पूर्वाग्रह। इन तमाम मुद्दों पर निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी चुनाव के मैदान में लोगों के बीच में ये तमाम मुद्दे रखेगी और इस कांग्रेस की जो डींग है, उस डींग को डिफीट में बदलेगी फिर से एक बार। और न केवल गुजरात और हिमाचल में ये कांग्रेस की इस तरह की डींग और डींगबाजी डिफीट में बदलेगी, बल्कि पूरे देश में कांग्रेस को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। मैं तो केवल एक बात से अपनी बात खत्म करूंगा कि हवा से हार जाएंगे हवा को मोड़ने वाले, कि खुद टूटे पड़े हैं डॉलरों पे डोलने वाले। तो आने वाले दिनों में ऐसा ही होगा। देखिए, पहले अविश्वास प्रस्ताव आने दीजिए, और जहां तक सवाल है अविश्वास प्रस्ताव का या रिटेल में एफडीआई का मुद्दा, तो बीजेपी ने अपनी भूमिका और अपनी जो निर्णय है उसके बारे में बार बार बताया है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि इसमें बीजेपी में किसी तरह की कोई दुविधा है। देखिए फराज साहब, ऐसा है कि मैं आपको एक बात, इसमें सब कुछ आपको अर्थ मिल जाएगा। वो सिर झुकाए जिन्हें डॉलरों पे सोना है, वो सिर झुकाए जिन्हें डॉलरों पे सोना है, हमारे देश की मिट्टी हमारा सोना है। तो इसलिए जो है वो आप इससे बहुत कुछ अर्थ निकल आएगा आपको फराज साहब। मैंने आपसे बताया ना कि एफडीआई रिटेल में अगर आप, हमारा विरोध स्पष्ट रूप से है। जो कल फैसले किए गए, उस फैसले के पीछे जो पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी है उसका विरोध है। उस फैसले के पीछे इस सरकार की नीयत और बुनियादी सोच क्या है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इन तमाम मुद्दों पर पार्टी चर्चा कर रही है, और चर्चा करने के बाद हमारा ये मानना है कि ये सरकार जो घोटालों और भ्रष्टाचार में सर से पैर तक डूबी हुई है, ये सरकार जो चारों तरफ पूरी दुनिया में बदनाम हो चुकी है, देश में बदनाम हो चुकी है, वो वास्तविक इश्यूज को, जो रियल इश्यूज हैं, उन इश्यूज को एड्रेस करने के बजाय, जिसका जिक्र अभी इससे पहले हमने आपको किया कि अगर कैबिनेट हुई थी तो उस समय जो प्रायोरिटी थी वो क्या थी, देश के प्रति कमिटमेंट। तो इसलिए ये सरकार जो कुछ कर रही है, बुनियादी सवाल वो है। और निश्चित तौर से हमारा जो रिजर्वेशन है उसके बारे में आपको पहले तो जो कह रहा है कि जो अगर ममता बनर्जी कह रही हैं कि वो लाएंगी अविश्वास प्रस्ताव, तो आने दीजिए। मैंने बताया ना कि आपको, मैंने कहा कि एफडीआई रिटेल में आपको स्पष्ट है। एक बार सुन लीजिए ना, सीधे हाँ ना में क्यों पूछ रहे हैं? हाँ ना में काम नहीं चलेगा ना, सुन लीजिए। उसके बाद हमने जो है वो 26% की बात कही थी। 26% से ज्यादा हो, इसका विरोध पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ने किया था। आज जिन परिस्थितियों में ये कल निर्णय किए गए हैं, उस निर्णय की वैधानिकता, उस निर्णय की राजनीतिक जरूरत, दोनों पर सवाल खड़े होते हैं। आपको लगता है कि मल्ल्या दोषी ने कहीं ना कहीं? देखिए, जो प्राइवेट एलायंसेज हैं या जो भी कंपनियां हैं, वो फायदे के लिए काम करती हैं, ये बात हम सबको मालूम है। लेकिन जो कर्मचारी हैं, उनके कर्मचारियों के हित और कर्मचारियों की सुरक्षा सर्वोपरि होनी चाहिए। जब ये कंपनियां फायदा कमाती हैं तो अपने कर्मचारियों को जो है वो उसका फायदा नहीं देती, वो फायदा अपने पास रखती हैं। और जब इनकी आर्टिफिशियल क्राइसिस होती है और कहते हैं कि साहब जो है वो हम घाटे में जा रहे हैं, तो घाटे के समय जो सबसे बड़ी गाज गिरती है वो नीचे के छोटे कर्मचारियों पे। तो इसलिए हमारी मांग है सिविल एविएशन मिनिस्ट्री से, केंद्र सरकार से, कि केंद्र सरकार तत्काल उन तमाम कर्मचारियों की, उन तमाम छोटे कर्मचारियों की जो काम कर रहे हैं विभिन्न संस्थाओं में, प्राइवेट हो या अन्य जगहों पर हो, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करे
और उनके जो अगर किसी कंपनी ने उनकी तनख्वाह या उनके और भी जो अधिकार है उस पर रोक लगाई है तो उसको दिलाने का निर्णय करे और फैसला करे और आदेश करे। हाँ, कार्यक्रम बन रहा है। आज हमने बताया कि आज बैठक हुई थी और इस बारे में सब पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार हो रही है और अभी नॉमिनेशन होगा। नॉमिनेशन के बाद जो है वो चुनाव का प्रचार और अभियान का क्रम औपचारिक रूप से शुरू होगा। तो आपको वो कौन कौन कहाँ कब कब जाएगा वो ज़रूर आपको जानकारी मिलेगी। नहीं, गुजरात के बारे में अलग अलग संस्थाओं ने अलग अलग तरह से, बीजेपी ने कोई ऐसा औपचारिक सर्वे नहीं कराया है, लेकिन कल ही मैंने इंडिया टीवी पे देखा एक सी वोटर का सर्वे था। उसमें गुजरात के वोट भी बढ़े हैं, गुजरात में सीटें भी बढ़ी हैं और अभी एक वेबसाइट है उस पर भी मैंने अभी हम लोगों की जो मीटिंग हो रही थी तो मुझे लाके किसी ने दिखाया जिसमें कि गुजरात में बहुत बड़े तादाद में भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा हो रहा है, जिसमें कि 100 लगभग 35-40 सीटों का आकलन बताया गया है कि हो रहा है इस बार, और कांग्रेस पीछे जा रही है। लगभग 133 सीट बीजेपी को बताया गया है और कांग्रेस को लगभग 42 सीट ये अभी का है। आज मैंने कल देखा है मैंने किसी वेबसाइट में, लेंस ऑन न्यूज़ करके है। तो ये है, इस तरह के तमाम आकलन आ रहे हैं। जहाँ तक हिमाचल का है, हिमाचल में हम बहुत ही शानदार तरीके से दोबारा विजय हासिल करेंगे। देखिए, ये सरकार माफिया स्टाइल में काम कर रही है और इस सरकार का काम करने का तरीका माफियाओं की तरह काम करने का तरीका है। बेईमानी और भ्रष्टाचार में सर से पैर तक डूबी सरकार दूसरों पर आरोप प्रत्यारोप लगाने का काम करती है। और जिस तरह से कभी इटली में कुछ माफिया स्टाइल का ग्रुप चलता था, गिरोह चलता था, जो कि पूरी की पूरी व्यवस्था को कहीं ना कहीं चौपट करने का काम करता था, उस स्टाइल में ये सरकार काम कर रही है। और निश्चित तौर से ये सरकार देश हित में नहीं है, ना तो देश के लोगों के हित में है। हम माफिया अगर होगा तो वैधानिक कैसे होगा? देखिए, अभी गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव हैं और गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव हमारी प्राथमिकता है। अगर कल कांग्रेस पार्टी, वैसे चुनाव मध्यावधि कब भी हो जाए पता नहीं, लेकिन कल कांग्रेस पार्टी चुनाव या ये सरकार चुनाव कराती है, उसके बाद ये प्रश्न आपका हम जवाब दे देंगे। मैंने आपको कहा ना, देखिए उस बारे में जो आपने पूछा वो तो जवाब कल गडकरी जी ने भी दिया है, कल प्रकाश जावड़ेकर जी ने भी दिया है। मुझे लगता है कि वो चैप्टर क्लोज हो गया। लेकिन मैं अभी जब आ रहा था तो मुझे एक कांग्रेस के ही किसी लीडर थे, उन्होंने एक मुझे चिट्ठी दी। बोले यार आप लोग, ये तो हमने भी एक चिट्ठी लिखी थी, वो मैंने रखा है कि नहीं रखा, ये महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो उस वक्त के शायद ये प्रेसिडेंट हैं, क्या है, अभी भी है, हाँ अभी भी उनकी ये चिट्ठी है उसी सब्जेक्ट पर। तो मुझे लगता है कि ये सरकार जो है वो खुद अपने ही चक्रव्यूह में पूरी तरह से फंसती जा रही है। और आज जो भी ये सरकार जिस तरह से अपने चतुराई के चक्रव्यूह में फंस रही है, उसी तरह से ये चलता भी हो जाएगी। नहीं जाएंगे। ऐसा है कि ये एनडीए जो है, इन राज्यों में एनडीए मिलकर चुनाव कभी नहीं लड़ता। मैंने तो कुछ इस पे टिप्पणी नहीं की ना। हमने तो टिप्पणी ये की कि वो जो अपने चतुराई के चक्रव्यूह में खुद फंस रहे हैं।